नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत भर्ती परीक्षाओं में, उनके बारे में पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये है पार्ट 2, ये लास्ट पार्ट होगा इस सीरीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ये सीईटी में पूछा गया है 8/1/2023 को। ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियां हैं। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR जो अक्सर पा सकते हैं, या OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है। तो असत्य कथन बताना है। तो इसके अंदर जो है डिजिटाइजर, सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डिजिटाइजर जो है ये आउटपुट युक्ति नहीं है, ये गलत है। ठीक, अगला है, निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है। अनुचित युग्म बताना है कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 132 कॉलम प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स, ये जो है अनुचित युग्म है। इसके अलावा पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर सेम है। लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर सेम है। इम्पैक्ट प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, ये है। इधर तो दे रखे हैं आपको प्रिंटर्स और इनके प्रकार, एक तरीके से ये है। तो 132 कॉलम प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें और प्रिंट गति को किसमें मापा जाता है। तो प्रिंटर की जो प्रिंट गुणवत्ता है उसको हम मापते हैं DPI के अंदर, और पेज पर मिनट PPM में नापते हैं प्रिंट की स्पीड को, गति को। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मिलान करना है। बार कोड्स, OMR, MICR, QR कोड और OCR, तो इनका मिलान करना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो बार कोड्स होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल। इसके अलावा OMR होते हैं। OMR से क्या करते हो आप, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के हल करते हैं हम। और MICR बैंक के चेकों के ऊपर होता है। और QR कोड कहाँ रहता है, ऑनलाइन पेमेंट में रहता है। और OCR क्या होता है, छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बार कोड्स तो होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल, OMR होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में काम आते हैं, MICR बैंक के चेकों पे होता है, QR कोड ऑनलाइन पेमेंट में काम आता है, और OCR आता है छपे हुए पेज को एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें, तो क्वेश्चन नहीं है। बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग के द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, अभी हमने देखा था ये। तो MICR का उपयोग किया जाता है बैंकों के अंदर। अगला है, निम्न में से कौन से क्रम से लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर बताने कौन कौन से हैं। तो ड्रम प्रिंटर तो जो है वो लाइन प्रिंटर है, और बैंड प्रिंटर जो है इसमें दिए गए में ये है पेज प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। लाइन प्रिंटर का उदाहरण तो है ड्रम प्रिंटर, और पेज प्रिंटर का उदाहरण है बैंड प्रिंटर। अगला है, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार क्रम कौन सा है। तो इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार क्रम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम से डिवाइसेस कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर से डिवाइस ड्राइवर में जाता है सिग्नल, और ड्राइवर से जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। अगला है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में नापी जाती है। आउटपुट गुणधर्म, ठीक है, तो इसकी बात करें तो DPI डॉट्स पर इंच में नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। एक बार कोड रीडर लेजर बीम स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करता है। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर एक अद्वितीय पहचान के लिए बार कोड, ये तो सही है। बार कोड जो है बड़ी रेखाओं के संयोजन से डाटा को निरूपित करता है, ये भी सही है। लेकिन ये दूसरा वाला इसमें गलत है।
ठीक है, स्याही का प्रयोग नहीं होता है जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट है, बैंक चेक के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक सबसे अनुकूल है? तो बैंक चेक के लिए कौन सी तकनीक अनुकूल है ये बताना है। तो ये है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR है बैंक चेक के लिए। नेक्स्ट है, माउस कौन सा उपकरण है? तो माउस कौन सा उपकरण है? तो इनपुट उपकरण है माउस। LCD से क्या तात्पर्य है? LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ चित्रात्मक उत्पादन देता है? तो चित्रात्मक उत्पादन देता है प्लॉटर, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट है, OMR से क्या तात्पर्य है? तो OMR का मतलब क्या होता है बताना है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। स्क्रॉल लॉक की है, स्क्रॉल लॉक की क्या है, मतलब कौन से प्रकार की की है स्क्रॉल लॉक जो करते हैं अपन? तो ये है टॉगल की का उदाहरण। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, स्कैनर है, कीबोर्ड है, स्पीकर नहीं है, टच स्क्रीन भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और 58वां क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने के काम आता है? छपी हुई फोटो है उसको कंप्यूटर में भेजने के लिए काम क्या आएगा? स्कैनर काम आएगा। नेक्स्ट है, यूट्यूब क्या है? एक वीडियो शेयरिंग साइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग साइट है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर बताना है कौन सा है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, याद रख लीजिए, डेजी व्हील प्रिंटर है इनमें से। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में कौन सी जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो इनकैप्सुलेशन। वह डिवाइस जो टेक्स्ट और इमेज की प्रतिलिपि तैयार करता है या कॉपी करता है क्या कहलाता है? टेक्स्ट और इमेज की कॉपी करने वाला वो कहलाता है ऑप्टिकल स्कैनर। टेक्स्ट की भी और इमेज की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी जो तैयार करता है। स्टिक से निर्मित वह इनपुट डिवाइस जो बेस पर घूमता है और डिवाइस को नियंत्रित करते हुए उसके कोण या दिशा का विवरण देता है क्या कहलाता है? तो ये सबसे ज़्यादा गेम के अंदर काम आती है, तो जॉय स्टिक बोलते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर डी। मॉनिटर के रिजोल्यूशन को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे मॉनिटर है उसका रिजोल्यूशन बढ़ाना है, मतलब एक तरीके से पिक्सल बढ़ाना है, तो इसको बोलते हैं अप सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? अप सैम्पलिंग बोलते हैं इसको। निम्न में से कंप्यूटर स्क्रीन पर सिंगल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट किसको कहा जाता है? मतलब जो सिंगल पॉइंट होता है स्क्रीन पर उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं पिक्सल, तो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर पर जो सिंगल जो होता है ना उसको बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, सिंगल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। निम्न में से कौन सा होम थिएटर प्रणाली का अवयव नहीं है? होम थिएटर प्रणाली का अवयव कौन सा नहीं है इनमें से? तो इनमें से थर्मोकपल नहीं है, थर्मोकपल। ठीक है, ये तो एक तरीके से ट्रांसड्यूसर है। वीडियो प्रोजेक्टर भी है, ब्लूरे डिस्क प्लेयर भी है, AV रिसीवर भी है, ये सारे होम थिएटर में काम आते हैं, लेकिन थर्मोकपल काम में नहीं आता है। नेक्स्ट है, LCD टीवी की तुलना में LED टीवी में क्या होता है? LCD और LED की दोनों की तुलना करें अपन, तो LED में क्या होता है? LED में कम शक्ति की खपत होती है, सही है। अच्छा कॉन्ट्रास्ट का अनुपात आता है और पतला डिस्प्ले पैनल होता है, तो तीनों इसमें सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट है, और थर्मल भी नॉन इम्पैक्ट है। ड्रम प्रिंटर जो है ये एक तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कार्य व्यक्तिगत कंप्यूटर जो है उसमें नामक की नहीं होती है, कौन सी की नहीं होती है? टर्न ओवर, शिफ्ट, आल्टर और डिलीट। तो शिफ्ट, आल्टर और डिलीट तो होती है, लेकिन टर्न ओवर नाम की कोई की नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है।
निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है? तो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करने वाला प्रिंटर है कौन सा है? तो डेजी व्हील प्रिंटर है ये। तो ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता है, ठीक है। रिफ्रेश दर जिसके नीचे चित्र झलकते हैं, ठीक है। रिफ्रेश दर जिसके नीचे जो है चित्र झलकते हैं वो कितनी है? ये है 25 रिफ्रेश रेट, याद रखनी है। रिफ्रेश रेट है, इसके नीचे चित्र क्या होते हैं? झलकते हैं। कंप्यूटर जगत में QWERTY किसका प्रकार है? तो ये QWERTY होता है कीबोर्ड का प्रकार है। अगला है निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो टेराबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है या गीगाबाइट है? तो किलोबाइट सबसे छोटी है, फिर मेगाबाइट, फिर उससे बड़ी है गीगाबाइट और उससे बड़ी है टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो कौन सी मेमोरी है जो प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो इसका नाम है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन बताने हैं? द्वितीयक मेमोरी भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज और भंडारण क्षमता कम होती है। प्राथमिक भंडारण इकाइयाँ क्रमिक अधिगम सीक्वेंशियल एक्सेस करती है। द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील भंडारण करती है। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सत्य है। तो दूसरा गलत है, इसमें 1 और 3 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक जो भंडारण इकाइयाँ होती है ना, वो सीक्वेंशियल नहीं करके पैरेलल एक्सेस करती है किसी को भी, तो इसलिए इनकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है द्वितीयक भंडारण इकाइयों से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मुख्य मेमोरी के अंदर प्रयोग में आने वाला बताना है, क्या काम आता है? तो इसमें आता है डी रैम, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी काम में आती है मुख्य मेमोरी के अंदर, जो कि बदलती रहती है। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है बताना है। तो बर्नौली है, डिस्क पैक है और विनचेस्टर है। शॉकली एक हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को, ठीक है, खालिस्तान करना जरूरी है। गतिक रैम के अंदर जो है भंडारित सूचनाओं को नियमित रूप से रिफ्रेश करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर किसको नहीं माना जा सकता है? तो रैम को हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो रैम उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो ये हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, टेराबाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो रैम होती है मदरबोर्ड पर। तो ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। अगला है निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है बताना है। डीवीडी रोम है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, ये स्टोरेज डिवाइस है सारी, और ये सॉलिड स्टेट में होती है, मतलब हमको दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सारी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ठोस स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है। रोम हमको दिखाई नहीं देती, तो ऑप्शन नंबर ये और सारी दिखाई देती है हमको, मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो डीवीडी रोम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता किसमें है? तो ये है अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता, तो टेराबाइट है। तो ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है? परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो ये है
ऑप्शन नंबर बी रैम, ठीक है। रैम है परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण। नेक्स्ट है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं खालिस्तान में विभाजित होती है। हार्ड डिस्क किस में विभाजित होती है? ट्रैक्स में होती है, और इसके अलावा किस में होती है? सेक्टर्स में विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ट्रैक्स और सेक्टर्स में। अगला है, खालिस्तान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सी मेमोरी है जिसको एक नियमित अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है डायनेमिक रैम को। अगला है, गीगाबाइट किसके बराबर होती है? तो गीगाबाइट की बात करें तो ये होती है 1024 मेगाबाइट से बनता है गीगाबाइट, और 1024 किलोबाइट से बनता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित करके सुरक्षित रखता है? तो कौन सी डिवाइस है, ठीक है, जो कंप्यूटर की सूचनाओं को सुरक्षित रखता है? तो ये है रोम की मेमोरी। निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? आंतरिक इंटरनल हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है, बताना है। फ्लॉपी डिस्क भी है एक, सॉरी EIDE है, IDB है, SCSI भी है, लेकिन USB अपन बाहर से लगाते हैं तो एक्सटर्नल है एक तरीके से। और ये तीनों जो है EIDE, IDE और SCSI, ये तीनों क्या है? आंतरिक हार्ड ड्राइव है। नेक्स्ट है, बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। बूटिंग के अनुदेश किस में संग्रहित रहते हैं? तो ये रोम के अंदर रहते हैं बूटिंग, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, क्या कहलाती है? तो वह स्मृति प्रबंधन, मेमोरी मैनेजमेंट, जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है, तो ये कहलाती है पेजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कैचे मेमोरी किन दोनों के बीच में कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैचे मेमोरी जो काम करता है CPU और रैम के बीच में काम करता है, तो याद रखिए CPU और रैम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में फेस या फिंगर के माध्यम से सिक्योर लॉगिन हेतु प्रयुक्त बायोमेट्रिक टेक्निक कौन सी है? ठीक है, फेस या फिंगर के माध्यम से सिक्योर लॉगिन हेतु प्रयुक्त होती है ये। तो ये कौन सी तकनीक है? ये तकनीक है विंडो हेलो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? तो बैक एंड को डेवलप करना है तो डेटाबेस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस सॉफ्टवेयर की पंच लाइन पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है? कौन सा सॉफ्टवेयर जिसकी पंच लाइन है पावर ऑफ सिंप्लिसिटी? तो टेली की है, याद रखिए। टेली नामक सॉफ्टवेयर है जिसकी पंच लाइन है ये। अगला है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन और सिस्टम ट्रे, तीन चीज़ें हैं इसमें, तो इनका मिलान करना है। तो कंट्रोल पैनल होता है विंडोज़ को देखने और काम करने के तरीकों को कस्टमाइज करता है कंट्रोल पैनल। तो पहले में ऑप्शन हो जाएगा बी। दूसरा जो है स्टार्ट बटन क्या करता है? स्टार्ट मेनू को खोलता है। और सिस्टम ट्रे क्या करता है? क्लॉक और अन्य आकलन को डिस्प्ले करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, ऐसी शेड्यूलिंग प्रक्रिया जिसमें CPU उस प्रोसेस को पहले एलोकेट होता है जो पूरा होने में सबसे कम समय लगता है। तो ऐसी शेड्यूलिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। सबसे छोटा जो होगा ना, जिसमें कम समय लगेगा, उसको पहले करेगा। नेक्स्ट है, CPU शेड्यूलिंग के संबंध में सत्य कथन बताना है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में समान प्रायोरिटी की प्रोसेस होने पर FCFS लगाएं, या राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों शेड्यूलिंग के क्वेश्चन हैं, ये हो जाएंगे 1 और 2। ठीक है, दोनों सत्य कथन हैं। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें एक प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक हेतु कंडीशन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। डेडलॉक के लिए कंडीशन होती है
म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी होता है, सर्कुलर वेट भी होता है, होल्डन वेट भी होता है, तो ये सारी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वह स्थिति जिसमें एक प्रोसेस किसी अन्य प्रोसेस का वेट कर रही है और वो प्रोसेस भी किसी अन्य प्रोसेस का वेट कर रही है। उस स्थिति में कोई भी प्रोसेस किसी भी प्रकार की प्रोसेस नहीं कर रही है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? तो उस स्थिति को कहते हैं डेडलॉक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। कंप्यूटर हार्डवेयर को अत्याधुनिक बनाना क्या कहलाता है? हार्डवेयर को अत्याधुनिक बनाना तो इसको बोलते हैं अपग्रेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपग्रेड करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में इनमें से सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक अप्रत्यक्ष उपाय बताना है। ठीक है, क्या है सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का? तो ये है कीमत, क्षमता और प्रयास लागू, ये सारे सही है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का एक अप्रत्यक्ष उपाय है। निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस बताना है। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस है ब्लास्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ब्लास्टर। ठीक है, ये है प्रथम जो है कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है? कौन सी एरर को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है? प्रिंटर में पेपर की कमी को भी संभालता है, नेटवर्क में कनेक्शन का फेल होना भी संभालता है, पावर फेलियर भी संभालता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन डेटाबेस का जो सॉफ्टवेयर है ये एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है किसमें? एक छोटा सा जो है बूट स्टेप लोडर बूट के लिए, तो बायोस के अंदर है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस एम रिची ने किया था, याद रखिए, इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडीआर क्या है? सीडीआर क्या है? तो ये है राइट वंस रीड मैनी वॉर्म डिस्क। ठीक है, एक बार ही इसमें राइट कर सकते हो, लेकिन इसको रीड बार बार कर सकते हो। तो राइट वंस रीड मैनी किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो किसके लिए लिया जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज के लिए लिया जाता है, इंटरप्रेटर को ट्रांसलेटर की तरह। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एमएस वर्ड 2019 इसकी कुंजियों के संदर्भ में निम्न कंपनी पर विचार करें। एंड दबाने पर, ठीक है, एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचा दिए जाते हैं। पेज डीएन दबाने पर आपको एक स्क्रीन जो है नीचे पहुंचा दिया जाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन बताने हैं। तो इसमें है तीनों कथन सत्य है, एक दो सॉरी 2 और 4 इसमें सत्य, 2 और 3 इसमें सत्य है। तो एंड वाला जो है, एंड दबाने पर डॉक्यूमेंट के अंत तक नहीं पहुंचते हो आप। अगला है एमएस वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी स्ट्रोक है? ठीक है, अंतिम परिवर्तन जैसे आपने लास्ट चेंज किया है तो उसके लिए वहां पर जाना है वापस आपको, तो कौन सी की दबाओगे? तो आप दबाओगे शिफ्ट प्लस F5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये अभी सीईटी ग्रेजुएशन में की आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को कंट्रोल शिफ्ट प्लस 8 दबाकर देखा जा सकता है। छुपे हुए कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक लाइन ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। तो उचित कथन बताना है कौन से हैं? तो इसमें केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा गलत है। एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा विकल्प नहीं होता है फाइल मेन्यू के अंदर? तो प्रिंट मेन्यू प्रीव्यू वाला ऑप्शन नहीं होता है फाइल मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट है
एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच में 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे? तो जी और एच के बीच में आपको 3 कॉलम डालने हैं मान लीजिए, तो आपको क्या करना होगा? तो कॉलम एच को सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार जो है इंसर्ट को हम अपन सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये जो है 3 कॉलम इसमें डल जाएंगे। अगला है एमएस एक्सेल में बरोबर एलसीएम 5 7 35 का आउटपुट क्या होगा? 5 7 35 इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा एलसीएम इसका 35। एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करना है, तो सिनेरियो मैनेजर, डाटा टेबल, गोल सीक, तो ये सारे नहीं होते हैं एमएस एक्सेल में। ये पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है, यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लोगे? एमएस एक्सेल में आज की दिनांक करना चाहते हो तो आप काम में लोगे कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 मिड गंगा 22 का आउटपुट क्या आएगा? तो ये आएगा RAJAN राजन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, वर्कशीट में एक सेल में, ठीक है, एक सेल में अधिकतम कितने करैक्टर रख सकते हैं? ये क्वेश्चन आने लायक है। तो एक सेल में कितने रख सकते हैं? तो एक सेल में रख सकते हैं 256, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्न प्रक्रियाओं को क्रमित श्रृंखला पर विचार करिए। सेल रेंज A1 to E10 का चयन करें, कीबोर्ड पर 100 दबाएं, कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं। अगर अपन ये क्रियाएं कर लेंगे तो सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से जो है ऐसा अगर अपन फंक्शन करेंगे तो रेंज की प्रत्येक सेल के अंदर 100 प्रविष्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन सेलेक्ट कर लेंगे कि इनको रेंज को, फिर कीबोर्ड पर 100 दबाएंगे और कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो हर एक सेल के अंदर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट है, मान ले एमएस एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर जो है होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? ठीक है, अभी M130 है, अगर हमने होम बटन दबा दिया तो कहाँ पर चला जाएगा? तो ये चला जाएगा A130 के ऊपर। एमएस एक्सेल 2019 में सूत्र है राइट इंडिया 2 का परिणाम बताना है, क्या आएगा? तो इसका परिणाम आएगा IA, ठीक है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2019 डाटा शीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बताना है, क्या है? एमएस एक्सेल 2019 का जो है ये है कैलिबरी 11 पॉइंट, ठीक है, कैलिबरी 11 पॉइंट है इसका जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट। सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज बताना है, कौन सा है? तो सबसे पुराना है VCKLE, याद रख लीजिए, स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला है, एमएस एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल का पता किससे दर्शाया जाता है? तो ये नेम बॉक्स से दर्शाया जाता है, वर्तमान के अंदर जो चुनी हुई सेल है ना उसका पता। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान डेट देगा? सिस्टम की वर्तमान डेट दोनों दे सकते हैं, टुडे वाला फॉर्मूला और नाउ वाला फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है? एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो काम में लिया जाता है वो कौन सा ऑपरेटर काम में लिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लिया जाता है परसेंटेज वाला, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हेरफेर यानी मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और फॉर्मूला की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को क्या कहते हैं? हेरफेर करने के लिए तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। इसके अंदर अपन डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन मौजूद नहीं है? तो एवरेज वाला फंक्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। सम भी है, काउंट भी है और मैक्स भी है, लेकिन ये एवरेज वाला जो फंक्शन है वो नहीं है इसमें अवेलेबल। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? व्हाट इफ एनालिसिस अगर अपन को करना है एमएस एक्सेल में तो कौन सा जो है टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो गोल सीक कर सकता है बेहतर मदद।
एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है। ठीक है, एक सेल में बदलाव होने पर तो कौन सा जो फंक्शन है, फीचर है, वो स्वतः गणना कर लेता है, तो ऑटो कैलकुलेशन है इसका नाम। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो स्लाइड पर टेक्स्ट को रखता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्लेस होल्डर। ये पावर पॉइंट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कौन सा प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है, मतलब प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है। तो MS विंडोज़ नहीं है, एक्सेल नहीं है, तो MS ये जो है पावर पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी। एक पावर पॉइंट प्रस्तुति के दौरान आप अनुक्रम में एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक में किसके माध्यम से जा सकते हैं। एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक में आप जा सकते हैं टैब के द्वारा। तो टैब याद रखिए। पावर पॉइंट में टेक्स्ट के मध्य न्यूनतम और अधिकतम स्पेस कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट के बीच में न्यूनतम और अधिकतम स्पेस बताना है कितना होता है। तो ये होता है 0 होता है या 1000 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। अगला है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जाना संभव है। मतलब MS पावर पॉइंट में कौन सा फॉर्मेट अपन जोड़ सकते हैं। तो JPG या .wav जोड़ सकते हैं, सही है। डॉक्स या HTML भी जोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर D, A और B दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट की न्यूनतम साइज कितनी हो सकती है। फ़ॉन्ट की न्यूनतम साइज बतानी है कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1 हो सकती है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट की अधिकतम साइज बतानी है कितनी हो सकती है। तो अधिकतम साइज हो सकती है 4000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है MS पावर पॉइंट में के डिजाइन टैब में पेज सेटअप कमांड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। कौन सी कमांड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है पेज सेटअप को। तो ये किया जा सकता है स्लाइड साइज के द्वारा, स्लाइड नंबर के द्वारा, हाइट के द्वारा, स्लाइड ओरिएंटेशन के द्वारा। तो सारे इसमें सही हो जाएंगे। स्लाइड साइज के द्वारा भी अपन डिजाइन टैब में पेज सेटअप को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है। ब्लैक स्लाइड की बात हो रही है, क्या दर्शाती है। मतलब ब्लैक साइड का मतलब है कि प्रेजेंटेशन का एंड हो गया, तो एंड ऑफ प्रेजेंटेशन को दिखाती है ब्लैक स्लाइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता है। तो पहला तो इसमें सही है, मतलब पोर्ट्रेट के रूप में किया जा सकता है, और दूसरा गलत है। ठीक है, पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपरी भाग में भी डाली जा सकती है, सही है। लेकिन जो है पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता, कैसे इसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर पॉइंट के क्विक एक्सेस टूल बार में प्रस्तुति पृष्ठ तथा समरूपी पृष्ठ जो है इसकी विषय वस्तु को बढ़ाने घटाने का विकल्प होता है। बढ़ाने घटाने की वह क्या सीमा है जिसे प्रतिशत में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। तो बढ़ाने और घटाने की सीमा बतानी है। तो ये है 0 से 400 तक। ठीक है, मतलब इसको झूमिंग जिसको हम बोलते हैं वो। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध मास्टर मेनू विकल्प नहीं है। नोट्स मास्टर, आउटलाइन मास्टर, स्लाइड मास्टर, हेड आउट मास्टर। तो ये 3 तो होते हैं, लेकिन आउटलाइन मास्टर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में हम खालिस्तान कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा खालिस्तान कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड शो से कर सकते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा F5 और शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, अगला है MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा व्यू है। तो स्लाइड सॉर्टर जो है ये है। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, मतलब उनकी सॉर्टिंग करने के लिए है स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए
उचित क्रमित युग्म कौन सा है? खालिस्तान का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से खालिस्तान के लिए होता है। तो किसका प्रिंट आउट किसके लिए होता है? तो नोट्स का जो है वक्ता के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जा सकती है? मतलब पहले से विद्यमान है उसको खोलना है आपको, तो ओपन की Ctrl+O। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी कौन सी है? स्लाइड शो को स्टार्टिंग से चलाना है आपको, तो ये है F5। याद रखिए ये शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग चक्र जो है वो किससे बना हुआ है? डेटा प्रोसेसिंग चक्र के बारे में बताना है, ये किससे बना हुआ है? ठीक है, तो ये बना हुआ है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल से। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोसेस्ड डाटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते वह है इंफॉर्मेशन सेट है या नॉलेज है? तो प्रोसेस्ड डाटा को बोलते हैं अपन, डाटा और इंफॉर्मेशन को बोलते हैं नॉलेज। नेक्स्ट है नॉन न्यूमेरिक डाटा किसको इंगित करता है? तो ये नॉन न्यूमेरिक डाटा जैसे किसी विद्यार्थी के फादर का नाम है तो इसको इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। डेटा प्रोसेसिंग हेतु शुरुआत में कलेक्ट किया गया डेटा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन .com भी लगाते हैं वेबसाइट के एड्रेस के लास्ट में, .gov भी लगता है, .net30 भी लग सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? कौन सा है जो इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज को, ठीक है, वो एड्रेस होता है? तो URL होता है ये, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? प्रलेख की स्थिति के बारे में कौन देता है? तो ये देता है URL। ठीक है, इंटरनेट के संदर्भ में एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू या सोमया? तो 3 तो है ये, लेकिन ये सी वाला नहीं है, सोमया.com। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, ऑरकुट। तो कौन सा नहीं है? तो ये चौथा वाला ऑरकुट जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। DNS का नाम क्या है? फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। URN, ठीक है, URN का क्या तात्पर्य है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है इसका फुल फॉर्म। अगला है निम्नलिखित में से URL का एक भाग नहीं है। URL का भाग क्या नहीं है? तो प्रोटोकॉल है इसमें, डोमेन नेम भी आता है और क्वेरी स्ट्रिंग भी आती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये है IP एड्रेस नहीं रहता है। ठीक है, URL के अंदर। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो ब्राउज़र प्रयोग करता है किसका? URL का। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? गूगल भी है, बिंग भी है, और इसके अलावा जीमेल तो मेल है, याहू भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या किस में होता है? मतलब F11 का उपयोग, तो इसका उपयोग होता है पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए F11 अपन काम में लेते हैं। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? सुरक्षा प्रमाण पत्र का जो पैडलॉक है उसका पैडलॉक का रंग होता है हरा। ठीक है, ध्यान रखिए हरा होता है। नेक्स्ट है एक विशिष्ट एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो ये होता है URL, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक स्कीम है जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं URL। निम्न में से जो है कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन तो गूगल, याहू, बिंग है, लेकिन क्रोम तो ब्राउज़र है। डोमेन नेमों में .au किसको अभियुक्त करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को .au डेवलप करता है, जैसे .in इंडिया को इंगित करता है उस तरीके से। नेक्स्ट नेट पर किसी संसाधन का पता क्या कहलाता है? तो URL कहलाता है। URL का फुल फॉर्म बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी।
अल्टा विस्टा क्या है? तो अल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किसके साथ सभी वेब एड्रेस जो है प्रारंभ होते हैं? किसके साथ एड्रेस चालू होते हैं, स्टार्ट होते हैं? तो http:// ध्यान रखना, ये http:// www की खोज किसने की है? तो ये की है टिम बर्नर्स ली साहब ने। जब एक वेब पेज जो है साइट को विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है। इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जाता है? तो कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जाता है इसको? तो हाइपरलिंक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिंक्ड फाइलों को, मतलब एक लिंक पे क्लिक करके दूसरी पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन हाइपरलिंक। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? किसका प्रयोग करते हैं अपन तब जो है कोड लिखते हैं अपन? तो हाइपर टेक्स्ट HTML का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें कोड लिखा जाता है। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसी वेबसाइट जिसमें डेटा की जानकारी स्थिर रहती है क्या कहलाती है? ठीक है, डेटा की जानकारी स्थिर रहती है तो स्थिर मतलब स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। इंटरनेट के लिए मानक हाथ करने वाला समूह क्या कहलाता है? मानक हाथ करने वाला समूह कहलाता है W3C। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, W3C। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा है? जो पहला GUI के साथ जो वेब ब्राउज़र आया था उसका नाम क्या है? तो एयरवाइस नाम है उसका, ध्यान रखिए। प्रथम GUI के साथ, ठीक है, उपलब्ध वेब ब्राउज़र है ये। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउज़र है, इसका प्रयोग करते हैं। वेबसाइट के प्रकार है, स्टैटिक भी होती है वेबसाइट, डायनेमिक भी होती है, तो दोनों। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से वर्ल्ड के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है? किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ठीक है, तो www के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रस्तुत करने, प्राप्त करने और देखने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है ब्राउज़र। ब्राउज़र से अपन सर्च करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरे स्थान वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरे स्थान वाली भाषा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली, तो यह है चीनी भाषा, ठीक है। सबसे अधिक प्रयुक्त करने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा है चीनी। अगला है, खालिस्तान द्वारा एड्रेसिंग योजना को प्रयोग किया जाता है, जिसे URL के नाम से भी जाना जाता है, जो ये बताता है कि वेब पेज पर फाइल कहाँ है। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब पर बताता है। एक वेबसाइट पर इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये है इंटरलिंक किए गए पेजों का समूह, वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा गलत बताना है? तो बी वाला गलत है ये, ठीक है। www का स्वामित्व US के पास नहीं है, ठीक है, ये तो इंटरनेट है। नेक्स्ट है, जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो www नजर आता है। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आंसर हो जाएगा। www के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स ली माने जाते हैं। पूर्ण रूप बताना है वापस, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार बताना है, वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वायरस के बारे में है, प्रोटेक्शन के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस के द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है, किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वॉर्म का, ठीक है, वॉर्म के द्वारा किया जाता है स्वयं की पुनरावृत्ति। एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनअपेक्षित ईमेल संदेश क्या है? एक बार कईयों को भेजा जाता है तो स्पैम कहलाता है। वायरस की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सा असामान्य निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? जैसे .com और .exe फाइलें, कौन सा सामान्यतः निष्पादन कोड को संक्रमित करता है? तो ये करता है फाइल इन्फेक्टर वायरस, ये नाम ध्यान रखिए, फाइल इन्फेक्टर वायरस। नेक्स्ट है, मैकएफे क्या है? मैकएफे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, वायरस है, ये सब।
स्पैम अलग है, स्पैम मेल एक साथ भेजा जाता है, वो है मेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा, लाइफ केयर, हैंगआउट या जेंडर? तो अवीरा एक एंटीवायरस है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नॉर्टन है, मैकेफे, कैस्पर की है, कोबोल नहीं है, कोबोल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? कॉडरेड, मेलिसा, डॉक्टर वेब या क्रिप्टोलोकर? कौन सा है? तो डॉक्टर वेब है एंटीवायरस, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? जावा, नॉर्टन, टेली? तो नॉर्टन है एक एंटीवायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो मेलिसा ए, लोवगेट, ट्रोजन हॉर्स या नॉर्टन? नॉर्टन तो एक एंटीवायरस है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है और जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर जो है दूसरे एक प्रोग्राम में फैला सकता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं क्या? अपनी ही प्रतियां बनाता है, ये तो वायरस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है, कंप्यूटर में एंटर करके कंप्यूटर एक्टिविटीज़ को इन्फेक्ट करने वाला एक प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो वायरस कहलाता है, ठीक है। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप बताना है क्या है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, तो ये है वायरस का फुल फॉर्म। सी ऑप्शन है, याद रखिए फुल फॉर्म, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला है, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस यह है एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है एक तरीके से। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वायरस क्या होता है? वायरस के बारे में बताना है। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को कॉपी कर सकता है और प्रोग्रामों की उपयोगकर्ता की अनुमति या जानकारी के बिना कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? जैसे लॉगिन नाम है तो ऑथेंटिकेशन कहा जाता है उसको। और कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है, मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो गलत है ये, तो ऑप्शन नंबर एक सही है, स्वयं की प्रतिलिपियां तैयार कर सकता है। तो इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।